नमस्कार, इंटरव्यू के दूसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। तो राहुल जी, मैं ये पूछ रहा था कि एक हम लोग कहीं कॉलेज में जाते हैं तो एक क्लाइंट को, दृष्टिबाधित को जी, पर्सनालिटी पे कितना काम करना चाहिए? क्योंकि हम कहते हैं कि हम एक मतलब नॉर्मल एक सामान्य लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या-क्या करना चाहिए? किस प्रकार से अपने आप को रखना चाहिए? जी। कुंदन, आपका सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग की एक धारणा है कि हम लोग स्वयं को मतलब एनॉर्मल और जो दृष्टिवान लोग हैं, उनको हम लोग नॉर्मल कहते हैं, लेकिन हम सभी नॉर्मल हैं, है ना? तो फिर भी आपने जो सवाल किया है पर्सनैलिटी को लेकर, देखिए पर्सनैलिटी सोसाइटी में यदि आपको रहना है, तो ये पर्सनैलिटी बहुत बड़ी शक्ति है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आप लोगों से जुड़ना तो चाहते हैं, लेकिन जुड़ने के लिए जो उपाय किए जाने चाहिए, वो उपाय नहीं करते। तो उन उपायों में आपकी जो पर्सनैलिटी है, वो इम्पोर्टेंट आता है। जैसा कि आप बोलते हैं, आपका जो बोलना है, ये आपका जब आकर्षक होता है, तो सुनने वालों के लिए चीजें जब कर्णप्रिय हो जाती है, तो लोग आपको सुनना चाहते हैं। और सुनने के लिए जरूरी है कि आपके साथ वो संपर्क साधें। हाँ, तो इस तरह से देखिए आपका सामाजिक विकास होने लगता है। एक तो अपने बोलने को लेकर, दूसरी चीज है कि कुछ चीजें हैं जैसे आपका बॉडी लैंग्वेज। अब हम कहते हैं कि बॉडी लैंग्वेज हम कैसे समझेंगे, क्योंकि हमने कभी किसी की बॉडी लैंग्वेज को फोकस किया नहीं, कभी देखा नहीं, लेकिन फिर भी जो चीजें बेसिक है उस पर तो फोकस किया जा सकता है। जैसे जब हम खड़े हों तो सीधे खड़े हों। हाँ, और जब हम कभी बस में बैठे हों या क्लास में बैठे हों, तो दाएं बाएं छू छा ना करें, क्योंकि ब्लाइंड है जो कंफर्मेशन के लिए छूता है बगल में कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है। लेकिन हल्का सा किसी, अगर ये जानना भी कोई है कि नहीं, अपने शरीर को सीधा करने के बहाने, हाँ, या स्वयं को व्यवस्थित करने के बहाने हल्का सा हाथ को जरा सा केवल कान या उंगली से टच कर लीजिए, जिससे आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि हाँ, कोई बगल में बैठा है कि नहीं। लेकिन उसको छूइए मत बहुत देर तक। पहली बात। तो दूसरी बात यह है कि किसी को जब आप एक्सक्यूज मी या कुछ भी कर जब संबोधित करते हैं, तो कई लोग हैं जब उनसे कुछ पूछना होगा तो उनके शरीर पर ठोकते हैं, हेलो एक्सक्यूज मी, एक बात बताइए, ऐसे करके। तो बहुत सामने वाला इरिटेटेड, मतलब इरिटेटिंग महसूस करता है। तो इन सब चीजों से बचने की आवश्यकता है। दूसरी बात है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट का यदि कोई कोई चीज की कोई क्लास चल रही हो ऑफलाइन, तो आप वहां जाइए। तीसरी चीज ये है, अगली चीज ये कि प्रैक्टिस का विषय है। आप केवल सुनकर किताबें पढ़कर बहुत कुछ तो नहीं सीख सकते, इसको आपको व्यवहार में पहले लागू करना पड़ेगा। कई बार हमारे साथ होता है कि हम 10 चीज पढ़े, 10 पॉइंट को चाहते हैं कि एक दिन 2 दिन में ही सब सारा कुछ अप्लाई हो जाए, जो कि ये संभव नहीं है। आपको करना क्या पड़ेगा कि एक एक चीज पर काम करना पड़ेगा। जैसे आप बोलने पर काम कीजिए, हाँ, जैसे आप सुनने पर काम कीजिए। जैसे कि अभी आप हमसे बातचीत कर रहे हैं, तो ये पर्सनालिटी का एक बहुत अच्छा हिस्सा है कि आप जब बातें हमारी हो रही है, जब मैं बोल रहा हूँ तो आप सुन रहे हैं। तो एक चीज तो ये हो गया, किसी के बीच में न टोकना, ये सब चीजें हो गई जो कि सबके लिए होती है। लेकिन ब्लाइंड के लिए दूसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है कनेक्टिविटी। कि कई बार दृष्टिबाधित को लगता है यार कि कोई हमको वैल्यू नहीं दे रहा, कोई हमसे बात नहीं कर रहा है। अब हम उनसे कैसे बोलें, वो क्या सोचेंगे। सच बात यह है कि वो लोग भी जो होते हैं, जो लोग ब्लाइंड नहीं है, वो ये सोचते हैं कि हम इनसे क्या बोलें, कहाँ से बात आरंभ करें, क्या पता किस बात पर ये नाराज हो जाए, कौन सी बात बुरी लग जाए। और जब इनको कोई बात बुरी लगेगी, तो दूसरे जो लोग हैं वो इन्हीं का साथ देंगे। तो लोगों को भी अपनी छवि का ख्याल रहता है। तो आपको ही आगे बढ़कर ये परिचय देना होगा कि आप वो नहीं है जैसा कि वो लोग आपके बारे में सोच रहे हैं, कि आप एक थोड़ा-सा खतरनाक। यहाँ पर मैं हाँ, अभी भी मेरी मुलाकात एक किन्नर से हुई है, मतलब हुई थी। जी, जब मैं जी, थोड़ा समय लेना चाहूँगा। हाँ, तो बिल्कुल। हालाँकि मुझे तो नहीं बोलना चाहिए। तो मैं यहीं घूम रहा था, तो एक हुँ, किन्नर मिली, पूजा नाम है, तो बोली कि नमस्कार भाई साहब, ये तो राइट। कैसे हुँ, हैं हुँ, आप? मैं ठीक हूँ, मेरा नाम पूजा है। तो मतलब कि पूजा, लड़का जैसा आवाज़। तो हुँ, बातचीत करने लगे, बोले कि हमें लगा कि आप बात करेंगे नहीं। तो बोले, नहीं, नहीं, हुँ, ऐसा हुँ। कुछ नहीं है। तो बिल्कुल ये भी बात सत्य है। हमें इस प्रकार से अपने आप को रखना चाहिए ताकि लोग हमसे बातचीत कर सकें। बिल्कुल सही कह जैसे रहे हैं कि अपने आप को सहज और सरल बनाने की आवश्यकता है लोगों के लिए, क्योंकि लोग आपके साथ असहज महसूस ना करें, इसके लिए जरूरी है कि बढ़ चढ़कर सबसे पहले आप ही बात करें, उनके साथ कुछ अपनी स्टोरीज शेयर करें, कुछ उनके विषय में जाने। जब वो, देखिए एक चीज है कि इंसान ना बोलना ज्यादा पसंद करता है सुनने की तुलना में। तो जब ये मनोविज्ञान हमको पता है कि लोग बोलना ज्यादा पसंद करते हैं, अपने बारे में ज्यादा कहना पसंद करते हैं दूसरों को सुनने के बजाय। तो ऐसे में आप सामने वाले को बोलने का अवसर दीजिए। जैसे आप उनसे बातचीत कर रहे हैं, वो बताया कि कल मैं फिल्म देखने गया था। ओ माय गॉड, फिल्म देखने, कौन सी फिल्म थी? फिर उस पर चर्चा कीजिए, वहां के वातावरण के विषय में, फिल्म में क्या कुछ नया आपने देखा। तो ये कुछ चीजें होती हैं जिनसे वो कुछ स्टोरी
सुनाने की कोशिश करेंगे या सुनाएँगे तो इस तरह से आपसे, और आप उन्हें जितना ज़्यादा सुनेंगे, वो आपसे जी। कनेक्टेड फ़ील करेंगे, और फिर तो इस तरह से फिर जब आपके दोस्त बन जाएँगे तो फिर वो स्वयं ही आपको बहुत कुछ बताएँगे। तो पर्सनैलिटी को लेकर ड्रेस सेंस एक होता है, कपड़े को लेकर दृष्टिबाधितों के साथ एक समस्या है। कभी-कभी सफ़ेद रंग का कपड़ा, शर्ट, पैंट कुछ भी पहन ली, मतलब कलर मैचिंग। यस। हो सकता है कि ये बहुत लोगों को ना पता हो, लेकिन ये पता होना चाहिए। ये चीज़ें सीखनी चाहिए। ड्रेस सेंस क्या है, कि आपको पता होना चाहिए कि भाई सफ़ेद यदि शर्ट है, तो कौन-कौन सा कलर का पैंट चल सकता है, जैसे ब्लू, ब्लैक, है ना? ये सब चीज़ें अच्छी होती हैं। तो जूता। हाँ। हाँ, फिर जूता पहनने की आदत बहुतों में नहीं होती, लेकिन उन्हें पहनना चाहिए, क्योंकि ब्लाइंड को ठोकरें लगने की संभावना बहुत होती है। जैसे मेरे साथ 2 बार हुआ, एक बार लखनऊ में, एक बार दिल्ली में, और मेरे दोनों अंगूठे जो नाखून होते हैं वो पूरे उखड़वाने पड़े, उखड़ गए, बहुत ब्लीडिंग हुई। उसके बाद से फिर मैंने जूते पहनने की आदत डाली। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो सीखने की आवश्यकता है। और है ना? फिर अपने पास रुमाल होना, ब्लैक चश्मा हो गया, क्योंकि कई बार ब्लाइंडों की आँखों में कुछ इस तरह की दिक्कतें होती है, पानी गिरना, उस पे कीचड़ टाइप बने रहना, तो उसको साफ करने के लिए भी कुछ उपकरण है, उनका इस्तेमाल बिल्कुल। करना, है ना? एक थोड़ा हाथ में कंघी घड़ी भी करना। होना चाहिए, एक पर्सनैलिटी को, बिल्कुल, एक बढ़िया पर्सनैलिटी को बनाने के लिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, थोड़ा-सा इत्र या परफ्यूम अगर हल्का-हल्का, जो हाँ। बहुत ज़्यादा तीखा ना हो, जी। है ना? वो लगा लीजिए, और अपनी भाषा को थोड़ा सही रखिए, गाली-गलौज से बचिए, बिल्कुल। है ना? क्योंकि देखिए, दो एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आप कह सकते हैं कि ये जो चीज़ें हैं, गाली-गलौज या तमाम चीज़ें, ये तो सब लोग देते हैं। लेकिन बात क्या है कि हम लोग वो लोग होते हैं, जैसे जो बुजुर्ग हैं, जो महिलाएँ हैं, जो दृष्टिबाधित हैं, हम लोग टारगेटेड लोग होते हैं, कि अगर एक बंदा भी यदि कुछ ऐसा कुछ गलत करता है ना, तो पूरी सोसाइटी को वो समझने लगते हैं कि पूरी सोसाइटी में लोग ऐसे ही है ना? तो इसलिए हम लोग केवल अपने आप में एक व्यक्ति नहीं होते, हम लोग अपने आप में एक संस्था, एक अपने आप में सोसाइटी ही हो जाते हैं उन लोगों के लिए। अगर आपको किसी ने दारू पीते हुए देख लिया ना, तो कहेगा, "बड़े भैया ब्रांड बहुत दारू पीते हैं।" जी। जबकि दारू तो वो लोग भी पीते हैं, सही बात है। ना? जिनको आप दृष्टिबान कहते हैं, वो सब भी तो पीते हैं। सकलान लोग भी तो पीते हैं। लेकिन चूँकि हम लोग टारगेटेड लोग हैं, तो हम लोग चूँकि टारगेटेड हैं, तो इसलिए थोड़ा सँभल कर तो रहना पड़ेगा, और एक्सेसिबिलिटी पर काम करना होगा, सोचना होगा। जो लोग एबल हैं चलने-फिरने में, उनके संपर्क में आना होगा, है ना? जो भी समस्याएँ आती हैं, जो उसके जानकार हैं, उनसे बातचीत करनी होगी। तो यदि आपने सीखने का मन बना लिया है, सीखने की चाह पैदा कर ली है, तो फिर आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से कोई नहीं रोक सकता। एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, जो जो कि मैं स्वयं के भीतर किया, कल्पनाएँ। कल्पनाएँ बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। कोई भी वैज्ञानिक, जो भी वैज्ञानिक होते हैं, वो कुछ किसी भी चीज़ का जब आविष्कार करते हैं, तो उसमें कल्पनाओं की भूमिका अत्यधिक होती है। पहले पहले वो कल्पनाएँ करते हैं, और इन्हीं कल्पनाओं को स्वप्न कहते हैं, कि हमने स्वप्न देखा। हुँ, वो सपना अलग है जो हम सोई हुई आँखों से देखते हैं, है ना? वो स्वप्न एक अलग है। जैसे कहते हैं ना कि हमारा आईएएस बनना ख्वाब है, तो ये जो ख्वाब है, ये कल्पना है एक तरह से। हम सोचते हैं कि जब मैं आईएएस बनूँगा तो ये चीज़ें होंगी, ऐसी-ऐसी चीज़ें होंगी। ये ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ें होंगी जो आपने सोचा है, लेकिन फिर भी हमने कल्पना की। जब आप कल्पना करते हैं ना, तो यही कल्पना आपको प्रेरित करता है, प्रेरित करती है आगे कुछ करने के लिए। तो आप कल्पना कीजिए कि ये आप हैं, और छूने में आप स्वयं को छू कर देखिए कि आप कैसे लग रहे हैं छूने में। तो खुद आपको पता लगेगा, अरे यार पीछे से एक शर्ट हल्का-सा निकला हुआ है, तो एक पैंट मुड़ा हुआ है, दूसरा पैंट खुला हुआ है, यार तो एक हाथ का बाह भीगा हुआ है। जब ये सब छूते हैं, आप देखते हैं, छी यार कितना घटिया मुझे ही लग रहा है। हुँ, तो जब इस तरह की चीज़ें देखते हैं, तो फिर आप अपने आप में सुधार करते हैं। और दूसरा, हम आत्मा के भीतर स्वच्छता बनी होती है, पवित्रता के हम सब परिचायक हैं। जो देखिए, हमारी जो आत्मा का स्वभाव है, वो पवित्रता है। आत्मा पवित्रता को पसंद करती है, तभी तो जब आप बिस्तर पे जाते हैं और जैसे धूल-धक्कड़ मिलता है, तुरंत साफ करने लगते हैं। जी, जी। क्योंकि हमारे नेचर में है सफाई, लेकिन कई बार आलस्य की वजह से हम साफ-सफाई पर ध्यान भी नहीं देते। जी। तो ये चीज़ें हैं, बालों को कम्ब करना, समय-समय पे बाल कटाना, शेविंग करना, और जब भी पाउडर आदि लगाएँ, तो किसी पार्षली मित्र या किसी से भी दिखवा लें कि कहीं नाक में या आँख के पास कुछ लगा तो नहीं रह गया। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, कपड़े जब पहन कर जाते हैं, एक बार ज़रूर दिखा लें कि आपके शर्ट पैंट में कोई दाग, कोई इस तरह की चीज़ें तो नहीं ना लगी हुई है। और फिक्स कर लें कि किसी कपड़े को ना 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन नहीं रगड़ेंगे, उसको 2 दिन पहनेंगे। क्योंकि 2 दिन के भीतर आपको पता हो जाएगा कि कपड़े साफ करने में कितना कम समय लगेगा और जल्दी से हो जाएगा। तो 2 दिन का समय रहे, क्यों एक ही कपड़ा को 10-10 दिन पहन रहे हैं? इतना खतरनाक गंदा होगा, फिर साफ साफ भी नहीं हो पाएगा। तो कपड़े को प्रेस्ड करना या करवा लेना, प्रेस कपड़े को पहनना, जूते को पॉलिश्ड लगभग एक निश्चित समय में जैसा आप यूज़ करते हैं, वो करते रहना। तो ये तमाम चीज़ें जो सब पर लागू होते हैं और ब्रांड पर भी लागू होता है, तो ये इन कुछ चीज़ों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। चलिए, अब हम विषय को चेंज करते हैं। अच्छा, जी, आप थोड़ा हम प्रेम पे आना चाहेंगे। बिल्कुल। लोग कहते हैं कि अगर आप बढ़िया पढ़े लिखे रहेंगे,
और अच्छे खासा तो लड़कियाँ बहुत जल्दी आकर्षित होती है। ये मतलब आप इतने अच्छे हैं, तो क्या आप कॉलेज में गए थे तो लड़कियों से आपका संपर्क हुआ कि नहीं? देखिए, जब मैं बताऊँ कि जब मैं ग्रेजुएशन में था, तो मैं बहुत ही नर्वस टाइप इंसान था। शांत, अपने दोस्तों में बहुत खुल के रहता था, बहुत कॉमेडी चलती थी, बातचीत होती थी, हँसी-मज़ाक सब कुछ चलता था, लेकिन कॉलेज में नहीं, क्योंकि उन लोगों के समक्ष मैं अपने आप को बहुत ही लो महसूस करता था। और जब आप अपने आप को लो महसूस करते हैं ना, तो आपके भीतर का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो बिल्कुल गिर जाता है। जब आत्मविश्वास नहीं होगा, क्योंकि आत्मविश्वास बहुत बड़ी ऊर्जा है, और जब वही ऊर्जा नहीं होगी जो आपको आगे बढ़ने के लिए फोर्स करे, तो आप अपने आप को एक जगह समेटना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए हम केवल इसी बात से मतलब रखते थे कि हाँ, मैं आगे वाले बेंच पे बैठा हुआ हूँ, और बस मैं बैठा हुआ हूँ। क्लास चल रही है, मैं सुन रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता था कि कोई मुझे देख रहा होगा, यार मैं कैसे बैठा हूँ, कैसे नहीं बैठा हूँ। तो ज़बरदस्ती अपने आप को एक अलग तरह से मैनेज करने की कोशिश करता था, और स्वयं को स्वयं के साथ ही जोड़ के रखता था बस। और जो ब्लाइंड मित्र होते थे, बस उनसे केवल बातचीत, और किसी से ना कोई नोट्स माँगना, ना किसी प्रकार का मज़ाक। तो ये सब चीज़ें थी, तो ग्रेजुएशन में तो कुछ नहीं हो पाया। जहाँ तक एमए की बात है, तो एमए जब मैं ड्यू से कर रहा था, तो एमए को लेकर एक धारणा थी कि एमए में क्लास करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अटेंडेंस-वेटेंडेंस तो मैटर रखता नहीं है। तो खूब हॉस्टल में ही केवल टाइम वेस्ट करते रहे। हुँ, और अपने दोस्तों को एज़ अ गेस्ट रख के हँसी-मज़ाक करना, बस यही सब। ना कोई कॉम्पिटिशन की तैयारी, ना कुछ भी नहीं। बस फालतू का जीवन एक तरह से जी रहे थे। जी, आज आज अफ़सोस होता है, लेकिन एमए क्लास करनी चाहिए थी मुझे। एक तो मोबिलिटी मेरे भीतर नहीं थी, और यह भी एक कारण था कि हम क्लास नहीं जाते थे। तो ये जी, अब क्लास ना जाने के कई बहाने मुझे मिल गए, और उन बहानों को हमने अप्लाई कर दिया। लेकिन जब हम बीएड में आए, तो कुछ थोड़ा बहुत खुलापन आया, और मैं आपको बताऊँ कि एक प्रॉब्लम के साथ मैं लंबे समय से जूझता रहा, लगभग 2018 तक, जिसको एंग्ज़ायटी जी, बोलते हैं एंग्ज़ायटी। जी, एंग्ज़ायटी का लेवल इतना हाई था कि मैं 2 मिनट किसी के साथ घूम भी लूँ, तो बड़ी बात थी। 2 मिनट घूमना, रातों को नींद ना आना, छोटी-छोटी बातों पे डर जाना, छत पे हूँ तो लगता था कि कहीं छत अ, पाताल लोक में ना पहुँच जाए। मैं छत की दीवार पे बैठा हूँ, सोचता हूँ कि मान लो ये जो छत है वो नीचे चली गई, तो मैं ऊपर रहूँगा तो मेरा क्या होगा? मैं रोड क्रॉस कर रहा हूँ, तो कोई मुझे बाइक धक्का ना मार दे, मैं कुचला ना जाऊँ, मर ना जाऊँ। मतलब केवल इस तरह की कोई सीन भी यदि मैं देखूँ, फ़िल्मों में देखूँ, तो कोई यदि मर रहा हो, तो पसीने आने लगना, बहुत खतरनाक मामला था। तो एक मेरे मित्र आदर्श पाल जी, बहुत अच्छे मेरे मित्र थे, तो उनसे मेरी बातचीत हुई, तो उन्होंने एक अपनी समस्या रखी कि उनके साथ एक दिक्कत होती है कि अचानक से जो उनका सिर है, जो उनका माथा है, वो थोड़ा झटके से हो जाता है ऐसा कुछ, और नींद नींद में कई बार चौंक जाते हैं, डर जाते हैं। जी, जी, बिल्कुल। तो मुझे लगा कि कुछ बातें तो है जो ऐसे मुझसे भी मिलती है। तो मैंने पूछा कि तो फिर आपने क्या किया? तो बताया कि राहुल, मैं ये आरएमएल गए, राम मनोहर लोहिया दिल्ली में, वहाँ गए, तो अब बहुत राहत है। तो फिर मैंने उनसे एड्रेस जाना, और मैंने भी कुछ बातें उनसे साझा की जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। फिर वहाँ मैं गया, और आपको मैं उनसे सारी बातें काउंसलिंग मेरी हुई। तो काउंसलिंग में जो-जो बातें पूछी गई, मैंने सारी बातें बिल्कुल दिल खोल के रखी है, जो-जो चीज़ें थी। और सभी सवालों में 1-2 सवाल का मैं ज़िक्र अवश्य करूँगा। उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या कभी आपकी इच्छा ऐसी हुई है कि आप आत्महत्या कर लें? मैंने कहा नहीं। तो ये सभी सवालों में एक महत्वपूर्ण सवाल था। जी, इससे लेवल पता लगता है कि आप किस लेवल पे हैं। तो सारी बातें हमने बताई, फिर डॉक्टर से मेरी जब बातचीत हुई, तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि सर, ये जो चीज़ें होती हैं, इसको क्या कहते हैं? तो उन्होंने कहा, बेटा इसको एंग्ज़ायटी कहते हैं, इसको पैनिक अटैक कहते हैं। पैनिक मतलब डर, अटैक मतलब आक्रमण, कि डर की वजह से एक अलग तरह का झटका लगता है आपको। तो इस तरह की दिक्कतें थी, इसलिए भी हमको लग जैसे मुझे तो लगता था मेरा जीवन अब बेकार हो गया है। और मैं 4 जनवरी के कार्यक्रम में हमेशा भाग लिया करता था, ये सेवा कुटीर के कार्यक्रम में। जी, लेकिन जी। एक समय ऐसा है कि मैं 2-3 दिन प्रैक्टिस में गया, और फिर वहाँ से अपना नाम वापस ले लिया। एक समय ऐसा भी है कि एक कॉम्पिटिशन, सेवा कुटीर में जो कॉम्पिटिशन हुआ करता था, तो उसमें मैं डिबेट में पार्टिसिपेट किया, नाम लिखाया, और जैसे ही मेरा नाम आने वाला था, मैं वहाँ से तुरंत भाग निकला। क्योंकि पंकज जायसवाल हैं, जब उनका मैंने डिबेट सुना, तो मैं भीतर से डर गया, भयानक डर गया। वो आवाज़ मुझे चुभ रही थी, कई आवाज़ें मुझे चुभती थी बहुत ज़्यादा सिर में। तो इस तरह की खतरनाक अ, तकलीफों से हम जूझ रहे थे। बहुत ही लगता था कि अब सब कुछ समाप्त हो गया है, लेकिन फिर जब डॉक्टर से मिले, डॉक्टर ने बताया कि बेटा प्रॉब्लम बड़ी है, तो सब टाइम लगेगा। लेकिन डॉक्टर की दवाई ऐसी कि 3 दिन के भीतर मेरे भीतर एक अलग तरह का परिवर्तन, और फिर मैं बीआरए गया कंप्यूटर। वहाँ एक ऐसा आत्मविश्वास पैदा हुआ ना इस दवाई की वजह से, मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से, जी, कि मैं वहाँ एक नाटक भी खेला था वहाँ पर, और एक मेन रोल में मैं था। तो मंच पे जो बंदा गा नहीं सकता था, 2 मिनट किसी के सामने खड़ा नहीं हो सकता था, आज वो सबके सामने लड़कियाँ, लड़के सब हमारे साथ होते थे, उनके बीच में भी बातचीत। तो लड़कियों से खुलकर सामने आने की जो बात है कुंदन, वो 11 से स्टार्ट हुआ, ब्लाइंड जी, लड़की हो या नॉर्मल।
मेरे मेरे लिए ना कोई लड़का हो या लड़की सब एक समान। जी, जी। लड़कियों को लेकर ऐसी कोई भावना नहीं कि लड़की है तो हम इसे ये बात नहीं बोलेंगे। मतलब जो बात मैं लड़कों से कर सकता हूँ ना, वो सारी बातें मैं किसी भी लड़की से जो हमारी थोड़ी निकट है, उससे कर सकता हूँ। मेरे संपर्क में बहुत सी लड़कियां हैं, बहुत से दोस्त हैं, लेकिन हाँ, ये वाला नहीं, रोमांस वाला और जो प्रेम बोलते हैं, गर्लफ्रेंड उस नहीं है, कहें तो। हाँ, जिस एक हाफ तो नहीं हल लगता है कि होना चाहिए? बिल्कुल देखिए, एक हाफ गर्लफ्रेंड टाइप थी, लेकिन फिर बस ये है कि अपना स्वाभिमान को बेच कर तो कम से कम गर्लफ्रेंड मुझे नहीं चाहिए। जी। स्वाभिमान हमेशा। एक बात ये भी है कि जो मेरा एक स्वभाव है लोगों के साथ हंसी मजाक करना, हर किसी के साथ हंसी मजाक, तो लड़कियों को ना मुझ पर लगता है विश्वास ही नहीं होता है। अगर मैं उससे कह दूं कि यार तू मुझे बहुत अच्छी लगती हो, वो बोलेगी राहुल तू बहुत फ्लर्ट करता है यार, तू इससे भी यही बोलता है, मुझसे भी यही बोल रहा है, तो उनको लगता ही नहीं कि मैं जो सेम, कह रहा सेम, हूँ सेम उनकी, प्रॉब्लम, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, कि मैं रियल कह रहा हूँ। उनको जी, लगता जी, है मैं जी। मजाक उनका उड़ा रहा हूँ। तो जरूरी होता है कि पहले तो विश्वास तो उनको हो जाए ना कि हाँ, तो कि मैं ये सब आपको चीजें हैं। हाँ, इस तो ये सब चीजें हैं, तो वो विश्वास हम पैदा नहीं किए और ज्यादा इस विषय में सोचे भी नहीं। क्योंकि देखिए दूसरी बात ये भी है कि जब आप खाली होते हैं ना, तब इस तरह की बातें तभी ज्यादा बात आपको है। परेशान करती है। लेकिन जब भी कभी किसी लड़की से बात करते हैं, लड़कियों की कॉल भी मुझे आती ही है। बल्कि मेरे साथ तो शिकायत ये होती है कि मैं जल्दी किसी की कॉल रिसीव नहीं करता। जी, तो इस तरह की भी शिकायतें हैं, तो इसलिए अब कमी नहीं खलती। लेकिन ये कुदरत की देन है कि जी, जी। अगर मैं इस चीज में अगर आ गया तो मैं तो पक्का बर्बाद हो जाऊंगा। या पता नहीं क्या होगा, ऐसा अभी हुआ नहीं है, लेकिन अगर हो गया तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होगा, लेकिन ठीक है, ये अच्छा, देखिए आपका कोई सही है। लड़का, मतलब मैंने सुना है कि आपका संबंध, मतलब संपर्क लड़कों से बहुत ज्यादा रहा है वहाँ बनारस में भी, और कई लड़कों को आप चाहते भी थे और लोग भी आपको चाहते थे ये। ये कमाल का सवाल है, लेकिन इस संदर्भ में तो हम इतना कहना चाहेंगे कि देखिए, प्रेम सबके भीतर होता है। प्रेम एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अ, कोई भी माध्यम हो, प्रेम अभिव्यक्त होना चाहता है। प्रेम एक ऊर्जा है, और जो ऊर्जा होगी ना, वो अभिव्यक्त होना चाहेगी, वो निकलना चाहेगी किसी न किसी रूप में। तो जो भी अच्छा लग जाए, आप उसके समक्ष ये सब चीजें प्रस्तुत करना चाहेंगे, तो बिल्कुल सच बात है कि बनारस में मेरे बहुत से मित्र रहे हैं, और आज भी हैं। और ये भी सही बात है कि लोग हमको पसंद करते हैं, हम उनको पसंद करते हैं। तो जैसे पसंद का गोपी के कृष्ण के पीछे पीछे गोपियां चलती थी, तो आ, आप ही कृष्ण टाइप के थे, और आप बताते कि हमारे आगे पीछे 50-50 लड़के हाँ, घूमते थे, मतलब हाँ, दोस्ती के लिए हाँ, लड़ाई करते थे कि ये हम घूमेंगे, हम बैठेंगे साथ में, हम ये। हाँ, बिल्कुल ये बातें तो रही है कि लोग इस बात को लेकर ज्यादा झगड़ा करते थे कि कि मैं दाएं बैठूंगा तो मैं राहुल के बाएं बैठूंगा, या हाँ मुझे टाइम नहीं मिला, ये सब चीजें होती थी। इसके पीछे मूल कारण यही था कि मैं सबके साथ बहुत प्रेम भाव के साथ, और साथ ही साथ पढ़ाना मेरा एक महत्वपूर्ण कार्य हुआ करता था। मैं जिसके साथ भी रहा उसको पढ़ाया जरूर। मुझे लगता है कि पढ़ाई नहीं तो किए क्या उसके लिए। तो उसके जीवन में यदि कोई वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तो उनको पढ़ाइए। जी, और बिल्कुल सही बात है कि लोगों के प्रति मेरा एक विशेष लगाव हो जाता है, पता नहीं क्यों होता है, लेकिन किसी भी किसी के प्रति भी मेरे मन में इस तरह का भाव आता है। और दूसरी बात ये कि मैं लोगों पर ना विश्वास बहुत जल्द कर लेता हूँ, जो कि ये जी, कई जी। बार निगेटिव घातक परिणाम भी, देता है। हाँ। लेकिन क्या करें, ये अब मैं विश्वास इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझ में विश्वास है। मैं लोगों से प्रेम इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझ में प्रेम है। हम्म, यदि आप किसी से प्रेम करते हैं, कोई आपको इनकार करते, तो इसमें दोषी आप नहीं है। आप में प्रेम है, तो ही तो आप दूसरों में प्रेम देख रहे हैं। लेकिन यदि आप में ही प्रेम ना हो, तो आप दूसरे के भीतर भी प्रेम नहीं देख पाएंगे। तो इससे किसी को निराश बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की बातें हैं, तो कई अच्छा, बार कहते हैं कि यदि आपको प्रेम है, मान लीजिए कि आप किसी से प्रेम कर रहे हैं, तो कोई अगला व्यक्ति हो, चाहे आप एक लड़का हैं और आप किसी और लड़की से प्रेम कर रहे हैं, आपका प्रेम अच्छा खासा है, और एक लड़की और आकर बोलती है कि मैं आपको चाहती हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, तो आपको डांटने के बजाय आपको मना करने वाला एक छोटा सा तरीका है कि आप बोलते हैं कि सॉरी, लेकिन अ, मैं किसी और के साथ, मतलब प्रेम से भी इसको समझाया जा सकता है, जो हाँ कई लोग देखिए, ऐसा नहीं कर पाते हैं, कई लोग डांट कर या फिर अलग तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं। क्या है ना कि इंसान आज जिस भी रूप में है ना, इसमें सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल होता है। जी, जब समाज का एक बड़ा तबका आपकी प्रशंसा करता है, आपको विश्वास दिला देता है कि जो है वो आप ही हैं, आपसे सुंदर कोई नहीं, आपसे बढ़िया कोई नहीं, तो फिर आप ही मानने लगते हैं कि ये सच बात है, जबकि वास्तविकता कुछ और होती है। फिर कोई आता है, फिर आपसे इजहार करता है, कहता है, तो आप, चूंकि आपको पता है कि सोसाइटी में आपका रुतबा कुछ अलग है, हम्म, तो आप उसको डांट फटकार देते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप कर क्या रहे हैं। और ऐसा करके आप बहुत आनंद महसूस करते हैं, अपने अपने आप को बड़ा महसूस करते हैं।
लेकिन ये चीज ठीक नहीं है। कहा जाता है कि जो कर्म है ना वो लौट कर सामने जरूर आता है। जी, कई बार होता है कि हम ये सुनते हैं कि बताओ, मैं उसको चाहता हूँ लेकिन वो मुझे नहीं चाहता, और जिसे मैं नहीं चाहता वो मुझे चाहता है। जी, इस तरह की भी चीजें होती है कई बार। तो इसलिए बहुत बेहतर हो, हाँ ऐसा भी हो सकता है कि यदि आपने कह दिया कि सॉरी मैं बिजी हूँ, मेरे साथ कोई और है, हाँ, तो भी लोग प्रयास करते हैं। क्योंकि एक बात स्वामी विवेकानंद का लोग गलत तरीके से कोट करते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि चलते रहो तब तक चलो जब तक मंजिल मिल ना जाए, गिरो उठो फिर भी चलो। तो लोग सोचते हैं कि कोई बात नहीं, सामने वाले ने इनकार किया, मैं फिर प्रयास करूंगा, फिर इनकार किया फिर प्रयास करूंगा। अब पूरा जीवन वो बर्बाद कर देते हैं। तो थोड़ा समझना होगा कि जहां आप जबरदस्ती करते हैं वो चीजें आपसे छूटकर भागती है। तो सच बात यह है कि स्वयं के प्रति जो आत्ममुग्धता तो नहीं, लेकिन जी। प्रेम जरूर दिखना चाहिए। और थोड़ा-सा मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, मेरी भी एक दोस्त कहें मतलब तो जी शायद आप जानते होंगे, थोड़ा-सा हम चर्चा करना चाहेंगे थोड़ा-सा। तो मतलब हम उनको चाहते हैं लेकिन उनकी शादी भी सेट हो गई है, तो हम उनसे बात करते हैं तो मतलब ऐसा नहीं हमें डाँटती भी नहीं है, लेकिन हाँ, मतलब उनके अंदर मैच्योरिटी है कि हमसे मतलब इस तरीके से बात करती है कि उनको ये ना लगे कि हमें बुरा लग जाए। लेकिन हाँ, वो इनकार करती है लेकिन अलग तरीके से करती है इनकार। मतलब इग्नोर बिल्कुल, करती है कहें तो। सच बात बट आप कह पता रहे भी हैं। नहीं चल देखिए पाता है। बिल्कुल, देखिए सम्मान इंसान का सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है। आप किसी से कुछ भी छीन लीजिए, लेकिन सम्मान मत छीनिए। तो जिसको आप सम्मान देते हैं वो भी आपको सम्मान देता है। तो एक लाइन में मैं यदि ये बात कहना चाहूँ तो ये कहूंगा कि आप स्वयं के साथ जिस तरह का व्यवहार की उम्मीद करते हैं, आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ ऐसा व्यवहार करें, आप लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार कीजिए। जी, आप चाहते हैं कि आपकी कोई कॉल कट ना करे, लेकिन आप दूसरों की कॉल कट करेंगे। जी, आप चाहते हैं कि आपको कोई इनकार ना करे, लेकिन आप दूसरों को इनकार करेंगे, इनकार करें। है ना? आप चाहते हैं कि कोई आपको ना डांटे, लेकिन आप दूसरों को डांटेंगे। आप चाहेंगे कि अ, लोग कोई कोई मुझे मेरा अपमान ना करे, लेकिन आप सबका अपमान करेंगे, तो चीजें ठीक नहीं होंगी। आप जी, दूसरों से जो अपेक्षा करते हैं स्वयं के लिए, आपको वही व्यवहार दूसरों के लिए करना चाहिए। जैसे अशोक ने कहा था धम्म की नीति अपनाई थी। बिल्कुल। बड़ों का सम्मान करना चाहिए, अपने से छोटों के साथ उचित व्यवहार करना चाहिए। जी, तो उचित व्यवहार करना चाहिए, लेकिन ये उचित क्या है, ये लोग थोड़ा कम समझते हैं। आजकल लोग शब्दों पर फोकस थोड़ा कम करते हैं और चीज़ों को गलत तरीके से व्याख्यायित करके उसको जीवन हम में। चाहते हैं कि आप हमसे बड़े हैं, हम चाहते हैं कि आ, आप बड़े हैं हमसे, हम और आप हमसे उम्मीद करते हैं कि हम आपको आप कहें और आप तुम कह रहे हो, तो ये फिर क्यों ना, क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों आप करके बुलाएं तो अच्छा रहेगा? हाँ, बिल्कुल ये होता है कि आप आजकल ये ट्रेंड में है कि माँ-बाप अपने बच्चों को बेटा आप जाओ, आप करो, आप पढ़ो, इस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं। ये एक अलग तरह का ट्रेंड चल पड़ा है। और इसको आप कह सकते हैं कि एक नई तरह की चीज़ें आई हैं, क्योंकि जो ये लेकिन एक बात बताऊँ कि जो तुम है और ये जो आप है ना, इन दोनों में एक फ़र्क है। चीज़ें तो दोनों ही सर्वनाम है, लेकिन आप थोड़ा-सा गैप दिखाता है कि हमारे संबंधों में एक गैप है। गैप केवल है। सम्मान एक गैप भी है। देखिए जो तुम है ना, उससे पता लगता है कि हम सामने वाले के कितने निकट हैं, पारिवारिक हैं, या बहुत करीब से एक-दूसरे को जानते हैं या समझते हैं। इसलिए हमारी हिंदी की जो शब्द है ना, वो बहुत ही व्यापक अर्थ लेकर चलते हैं। तो तुम और आप में या तू में, तीनों सर्वनाम होते हुए भी, लेकिन तीनों में अंतर है, आपको बिल्कुल, मिलेगा। बिल्कुल। तो देखना है कि सामने वाले के प्रति आपकी भावना, आपका भाव क्या है। दूसरी बात, हमारी परंपरा में है कि हम जो हमारे जूनियर होंगे उसको तुम कहेंगे। लेकिन आप देखते हैं कि अगर कोई कोई पढ़ा-लिखा व्यक्ति अगर 25 साल का इंजीनियर है, डॉक्टर है, तो हम उसको डॉक्टर साहब कहेंगे, चाहे हम 30 के हो जाए, चाहे हम 40 के हो जाएँ, हाँ, है ना? आप कहेंगे क्योंकि वो मेरा बेटा नहीं है, मेरा छोटा भाई नहीं है कि उसको तुम बोलेंगे। पद। तो रिलेशन भी ये तय करता है कि आप उसके साथ आप बोलेंगे, तुम बोलेंगे, या आपका संबंध उसके साथ कैसा है, किस लेवल का है। इससे भी तय होता है कि आप उनको कौन-सा शब्द देंगे। जी। जी, तो बहुत अच्छा लगा राहुल जी, आपसे मैंने काफ़ी सवाल किया और आप हर एक सवाल का जवाब देते गए और काफ़ी मज़ा आ गया। मैं पहली बार किसी व्यक्ति का इंटरव्यू ले ले रहा हूँ और काफ़ी मज़ा आ गया। सो आपसे मिलने के बाद, बात करने के बाद और मुझे उम्मीद है कि काफ़ी लोग सुनेंगे। तो अंत में मैं अब ये इंटरव्यू समाप्त करूँ उससे पहले आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जीवन में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, ब्लाइंड हैं और मतलब एक शिक्षा को लेकर के और जो हम लोग चाहते हैं कि हमें लोग सम्मान करें, हमारा सम्मान हमें सम्मान दें। मतलब कुल मिला के आप क्या कहना चाहेंगे अंत में? अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि मित्र कि देखिए, अ, यदि आप सम्मान चाहते हैं, तो आपको दूसरों को सम्मान देना होगा, पहली चीज़ तो ये। दूसरी बात, सम्मान माँगी नहीं जाती,
सम्मान मांगा नहीं जाता, बल्कि सम्मान अर्जित किया जाता है, कमाया जाता है। तो जिस प्रकार से धन कमाते हैं, उसी प्रकार से सम्मान भी कमाने का वस्तु है, तो इसको कमाना सीखिए। तीसरी बात यह है कि आप अपनी पर्सनालिटी को लेकर बिल्कुल सचेत रहें, स्वयं के प्रति सतर्क रहें, जागरूक रहें, क्योंकि हमारी जागरूकता ही हमारी ताकत है। और जो आपकी सच्चाई है कि आप ब्लाइंड है, दृष्टिबाधित है, इसको स्वीकार करें। इसको इस रूप में न ले कि ये आपकी कमी, कोई कमजोरी नहीं है। अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बना लीजिए। आप सोचिए कि यदि आप दृष्टिबाधित हैं, तो वो कौन कौन सी चीज है जिससे आपको लाभ मिल रहा है। जब चीजों के विषय में सकारात्मक नजरिया रखेंगे, तो जो समस्या है वो भी आपके समक्ष अवसर बनकर प्रकट हो जाएगा। तो समस्याओं को अवसर बनाने का सिंपल तरीका ये है कि आप अपना जो दृष्टिकोण है वो पॉजिटिव रखें और सकारात्मक रखें, सकारात्मक सोचें, और अपनी संगति में ऐसे लोगों को जोड़ें जो आपसे अधिक तेज हों, जो आपसे अधिक मैच्योर हों। उनसे बातचीत करें, उनसे सीखें, और कोशिश करें कि हम थोड़ा कम बोलें और अधिक सुने जब डिस्कशन चल रहा हो। तो बाकी जहाँ कोई मंच मिलता है बोलने के लिए, वहां आप खुल के अपनी बातें रखें। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं तमाम लोगों के लिए इतना कहना चाहूंगा कि आपका जो जीवन है वो आसान हो, प्रभावशाली हो। आप और आपने मुझे अपना बहुमूल्य समय देकर इतना सुना, इतना प्यार से सुना, तो इसके लिए आपका हृदय से आभार। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, थैंक यू।